हो उस पर ऑलमोस्ट कम से कम 2 फोर्स ऑलरेडी लग रहे होते हैं कम से कम। उसके बाद ऊपर उस पर ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन 2 से फोर्सेस कभी कम नहीं लगते। लेट्स सपोज ये बुक पड़ी हुई है बेटा आपके उस पर चेयर पे, तो इस पर भी 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक इसका वेट डाउनवर्ड और वेट को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड नॉर्मल फोर्स लगती है, जो इसको क्या कर रही होती है, बैलेंस कर रही होती है। तो इस तरह बेटा 2 फोर्स या 2 से ज़्यादा फोर्सेस लग रही होती हैं। इसको हमने कई हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है कंक्रीट फोर्सेस या सॉरी कॉन्करेंट, ये है बेटा व्हेन 2 फोर्सेस act on a body at same point but in opposite direction। लेट्स सपोज ये टेबल है बेटा, यहाँ पे कोई आपने बुक रखी हुई है या कुछ भी पड़ा हुआ है, तो उसकी बेटा वेट हमेशा कौन सा लगता है, डाउनवर्ड, और हमेशा लगता भी सेंटर के ऊपर है। और इसी वेट को बैलेंस करने के लिए बेटा अपवर्ड फोर्स लग रही होती है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। जहाँ पे बेटा वेट की बात होगी और कोई स्ट्रिंग नहीं होगी, लटकने वाली रोप नहीं होगी, स्प्रिंग नहीं होगा, सिंपल एक चीज़ पड़ी हुई है, तो उसमें बेटा 2 फोर्स लगती हैं। इसको हम कहते हैं वेट और दूसरे को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स हमेशा अपवर्ड लगती है बेटा। जब बॉडी एक जगह से पड़ी रहे, तो इसका मतलब ये कि नॉर्मल फोर्स और वेट एक दूसरे के बराबर हैं और उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। और जब बॉडी बेटा नीचे गिर जाए किसी चीज़ को तोड़ के, मतलब जैसे आप छत से गिराते हो अचानक, या कोई मेज़ टूट के कोई चीज़ नीचे गिर जाती है, तो इसका मतलब ये है बेटा उसका वेट डोमिनेट हो गया है नॉर्मल फोर्स पे और बॉडी नीचे आई है। और ये कभी भी नहीं होगा बेटा कि नॉर्मल फोर्स ग्रेटर हो जाए किस चीज़ से, वेट से। वेट होगा तो उसके मुकाबले में सेम अमाउंट में नॉर्मल फोर्स होगी, वो कभी उससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है बेटा। अब ये तो एक फोर्स की बात हो गई। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज बुक पड़ी हुई है बेटा और मैंने उसके ऊपर ऐसे हाथ से जोर दिया हुआ है, ठीक है, तो एक तो उसका वेट नीचे है, ऊपर से मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो भी कहाँ है बेटा, नीचे है। तो यहाँ पे 2 फोर्सेज अब लग रही हैं, एक मैं जो लगा रहा हूँ वो और एक वेट। तो अब बेटा इस केस में नॉर्मल डबल हो जाएगी, इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर लेगी और वो इसके बराबर रहेगी। तो ये बात समझ आई बेटा है। एक होता है बेटा पैरेलल फोर्सेस, व्हेन 2 फोर्सेस, नाम से जाहिर है बेटा हाँ, बट एट डिफरेंट पॉइंट। ये बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, एक बंदा इसको ऊपर से फोर्स लगा रहा है और एक बंदा नीचे से फोर्स लगा रहा है। ये देखो दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या बेटा पैरेलल है ना, तो ये इस वजह से ये कहाँ मोशन करेगा, आगे मोशन करेगा। क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। अब होती है बेटा, एक होती है कपल फोर्स, हाँ चौथी भी है, उसे कोप्लेनर कहते हैं, ये ऐसे कोलिनियर भी कहते हैं बेटा। अब कपल फोर्स क्या होता है बेटा, व्हेन 2 फोर्सेस बेटा 2 फोर्सेस बॉडी पे लग रही हों और दोनों डिफरेंट पॉइंट पे लग रही हों और दोनों की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, आपके पास डिफरेंट होनी चाहिए। लेट्स सपोज ये बेटा कोई आपके पास रॉड पड़ा हुआ है, एक बंदा इसके ऊपर ऐसे ऊपर फोर्स लगा रहा है और दूसरा बंदा बेटा कहाँ लगा रहा है, नीचे। तो देखो दोनों फोर्स अलग-अलग पॉइंट पे लग रहे हैं और एक ऊपर लग रही है और एक फोर्स नीचे लग रही है बेटा, तो इसको कहते हैं कपल फोर्स। ठीक है बेटा। couple force is responsible for producing rotation।
बेटा ये पेन है ना, देखो ज़रा, मैं इस हाथ से इस पर फोर्स लगा रहा हूँ नीचे और इस हाथ से इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसमें बेटा क्या पैदा होगा? ये ऐसे रोटेशन होगी कि नहीं? ठीक है ना, ये देखो। तो बेटा कपल फोर्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक बॉडी में? जैसे आप स्टीयरिंग पे फोर्स लगाते हो तो ये भी रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो इनकी समझ आई बेटा। और आखिरी है कोप्लेनर। जब बेटा दो फोर्सेस बॉडी पे लग रही हों और दोनों लग भी क्या रही हों, सेम प्लेन में लग रही हों, आपने नंबर सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा होगा। इसको पहला प्लेन कहा जाता है, इसको सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। बेटा अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसमें एक इस तरफ लग रही है, तो दूसरी प्लेन या दूसरी फोर्स भी बेटा इसी प्लेन में लग रही होगी, प्लेन चेंज ना करे, तो उस प्लेन को कहते हैं बेटा कोप्लेनर फोर्स। अगर बेटा एक फोर्स उस डायरेक्शन में लग रही है और एक इस डायरेक्शन में लग रही है, तो अब बेटा इसको कहते हैं इसको कोप्लेनर नहीं कहते, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में और वो, तो ये बेटा इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लग रही है, वो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाना चाहता है, तो ऐसी फोर्स को बेटा कोप्लेनर नहीं कहोगे। और जो बेटा इसको सेम प्लेन पे लगे, यानी एंगल उनके दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा 90 का उससे ज़्यादा ना हो, तो उसको आप कहते हो ये कौन सी फोर्स है? मैक्सिमम एंगल कितना होना चाहिए दो फोर्सेस के दरमियान? 90। आइए समझ बेटा। ये लिखिए पहला, अब है बेटा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल एनालॉग। एनालॉग का मतलब बेटा हम शक्ल, फोर्स जो है वो बॉडी में क्या काम करती है बेटा? या तो उसमें मोशन पैदा करती है ना, स्ट्रेट। टार्क जो है बेटा ये फोर्स की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये बॉडी में क्या पैदा करेगा? रोटेशन पैदा करेगा। या इसकी बेटा दूसरी डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ आर्म इज नोन एज टॉर्क। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें बस नाम से आ गया है कि जब दो फोर्स और मूवमेंट ऑफ आर्म के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए बेटे, तो उस क्वांटिटी को भी आप क्या कहोगे? टॉर्क कहोगे। बीच वाला लिख लिया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, यह होता क्या है। बेटा लेट्स सपोज ये आपके पास कोई लीवर है, लीवर समझते हो ना, रिंच, उसको लीवर कहते हैं। हाँ, उसको लीवर ही कहते हैं। तो लेट्स सपोज बेटा इस लीवर है, इसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे, ठीक है? तो ये बेटा आप फोर्स ऊपर लगाओगे, तो वो बेटा लीवर ऐसे जब आप पकड़ लेगा, तो आप या तो ऐसे फोर्स लगा रहे हो या ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो इसमें बेटा क्या चीज़ पैदा हो रही है? गोल्ड। तो ये बेटा फोर्स जो आप लगा रहे हो, इस फोर्स को कहते हैं, या इस फिनोमेना, ये जो फोर्स की वजह से बेटा इस फिनोमेना रोटेशन पैदा हो रही है, इस फिनोमेना को फिर क्या कहते हैं? टॉर्क। अब ये मूवमेंट ऑफ आर्म क्या है बेटा? मूवमेंट ऑफ आर्म है बेटे जहाँ से इसने पकड़ा हुआ है या जहाँ से ये घूमेगा, उस पॉइंट को कहते हैं पिवट, ठीक है? वो फिक्स पॉइंट है, उसके अक्रॉस ये क्या करेगा? मोशन करेगा। तो बेटे इस पिवट से आपने एक परपेंडिकुलर खुद से एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है? और यहाँ इस फोर्स से एक लाइन ड्रा करनी है बेटा। तो जहाँ भी ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, मीटअप होंगे बेटा, तो वो जो लीवर से डिस्टेंस है उस लाइन तक का, उस लाइन तक को कहोगे कि ये आपके पास क्या है? मूवमेंट ऑफ आर्म। पिवट से डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट
वेयर लाइनिंग या वेयर फोर्स एक्टिंग लाइनिंग जॉइन इट या इंटरसेक्ट इट, दैट पॉइंट इज नोन एज मोमेंट ऑफ आर्म। ठीक है जी बेटा, जितना दूर पकड़ेगा, ये लाइन की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बेटा फोर्स आपको कम लगानी पड़ेगी। अगर ये होगा कम तो फोर्स आपको, हाँ आइए समझ बेटा। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं बेटा। हमने कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड फोर्स इज नोन एज टॉर्क। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है बेटा आपके पास। वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन दो किस्म की हो सकती है, या तो ये क्लॉकवाइज होगा बेटा और या ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। बेटा जब ये क्लॉकवाइज होगा तो इसको अपने नेगेटिव लेना है, और एंटी क्लॉकवाइज इसको क्या लोगे, पॉजिटिव। फिर बेटा इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन बेटा आप चेक करोगे राइट हैंड रूल्स। राइट हैंड रूल कहता है कि फिंगर ऐसे कर्व कर लो और थंब ऐसे बाहर निकाल लो, तो जिस डायरेक्शन, ये जो फिंगर है ये बेटा फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा, या तो वो इस तरफ घूमेगा या इस तरफ घूमेगा। तो ये जो थंब है बेटा ये टॉर्क की डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, कर्व फिंगर किस चीज़ की डायरेक्शन शो करेंगे, फोर्स की या उनकी रोटेशन बेटा, और जो थंब है ये किस चीज़ की डायरेक्शन शो करेगा, टॉर्क। हमेशा याद रखो बेटा टॉर्क जो है ये परपेंडिकुलर होगा टू फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ आर्म। फोर्स के और मूवमेंट ऑफ आर्म दोनों के ये परपेंडिकुलर होगा बेटा, और फोर्स और मूवमेंट ऑफ आर्म एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है बेटा, मतलब एफ और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे बेटा। ये रे देखो, ये अगर रेडियस लेट सपोज इस तरफ है तो फोर्स किस तरफ होगी बेटा, ऊपर, और इनमें कितने डिग्री बनेगा, 90 का। अब फोर्स ऊपर है बेटा तो टॉर्क या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा बेटा, तो वो भी इसके 90 है। ये देखो ये सारे 90 पे एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं, तो टॉर्क बेटा दोनों चीज़ों के परपेंडिकुलर होगा और दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इसमें बस परपेंडिकुलर का लफ्ज़ याद रखो। है ये नहीं लिखा था, हाँ दूसरा लिखो, दूसरा लिखो बेटा। इसकी यूनिट देखो, फार्मूले से यूनिट आता है हमेशा। आर जो है वो रेडियस है बेटा, या मूवमेंट ऑफ आर्म है, या लेंथ है। लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर। और फोर्स की यूनिट, फोर्स किसने ईजाद की थी, तो उसकी यूनिट भी क्या है, न्यूटन है। तो फोर्स की यूनिट क्या है, या टॉर्क की यूनिट क्या है बेटा आपके पास, न्यूटन मीटर। ठीक है, नहीं आई समझ। अच्छा बेटा, इस फार्मूले को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। बेटा हम आर को यहीं छोड़ देते हैं, फोर्स दूसरी साइड पे जाएगा तो हाँ मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी हो रहा है बेटा। तो इसका मतलब ये है मूवमेंट ऑफ आर्म और फोर्स का आपस में कौन सा रिलेशन है बेटा, अल्लाह का नाम लो, इन्वर्स रिलेशन है, एक नीचे और एक ऊपर है। अच्छा, इसका इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये है अगर बेटा फोर्स मैक्सिमम होगी तो मूवमेंट ऑफ आर्म गुड, और फोर्स कम होगी तो मूवमेंट ऑफ आर्म क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। ये इसकी एग्जांपल है बेटा दरवाजे की। ये है पिवट, जहाँ से ये घूमता है, ठीक है, उससे यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ आर्म। अगर ये बेटा देखो डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स इस पर क्या लग रही है, कम लग रही है। और अगर यही चीज़ बेटा हैंडल लगा दो इधर, तो ये देखो बेटा साफ पता चल रहा है फोर्स क्या लग रही है बेटा, ज़्यादा लग रही है। तो ये कहते हैं अगर जितना पिवट से दूर हो गए तो कम फोर्स लगाओ, जितना पिवट के करीब हो गए तो फोर्स
ज़्यादा रहा, इसलिए बस और ट्रक्स का हैंडल बड़ा होता है, ठीक है वो, ताकि फोर्स ऊपर से क्या लगानी पड़े, कम लगानी पड़े। ये पिवट हम हैंडल हमेशा दूर रखते हैं बेटा। शीशा पे आप हमेशा सेंटर से दूर बैठते हो, शीशा जानते हो ना, जो अप एंड डाउन हो रहा होता है। तो ये बेटा इसके एग्जांपल्स हैं टॉर्क की। हाँ, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, सेंटर वाला साफ कर देना थोड़ा। ये बातें सीखो बेटा, ये गाइडों में नहीं होती है, फिर बाद में आप लोग को सेकंड आगे पढ़ोगे ना तो फिर मुझे दुआ दोगे कि सर ने नहीं पढ़ाया। सर्कुलर पाथ में बेटा टार्क की वैल्यू क्या होती है, 0। एक चीज़ अगर कंप्लीट चक्कर लगा रही है ना बेटा, पूरा घूम रही है, तो उसमें टार्क पैदा नहीं होता बेटा। उसकी रीज़न क्या है, लेट्स सपोज ये अर्थ है बेटा और ये कोई सैटेलाइट है, वो इसके गिर्द गोल चक्कर लगाता है बेटा, ठीक है। तो अर्थ की ग्रेविटी इसको कहाँ खींच रही होती है बेटा, जो फोर्स लगाती है सेंटर की तरफ खींच रही होती है ना। और ये बेटा इसका जो सेंटर और रेडियस होता है वो भी इसका किस तरफ होता है, सेंटर की तरफ, या सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है बेटा। जब दो चीज़ें बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो उन्हें हम कहते हैं पैरेलल, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो एंटी पैरेलल। जब पैरेलल होता है बेटा तो थीटा 0 होता है, और जब एंटी पैरेलल होता है तो थीटा कितना होता है, 180। बेटा टॉर्क का फार्मूला है, हाँ ये लिखना तो उस वक्त भूल गए थे, R क्रॉस F। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा लगेगा, ठीक है। जब साइन थीटा की जगह 0 पुट करोगे, पहला केस, तो बेटा जो साइन 0 होता है ये किस चीज़ के बराबर होता है, 0 के, और टार्क भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब दूसरा केस बेटा थीटा की जगह 180 पुट करोगे तो साइन 180 भी 0 होता है बेटा, तो फिर भी टार्क क्या हो जाएगा, तो इसमें भी 0। और मैक्सिमम टार्क कब होता है बेटा, जब थीटा कितना हो, और साइन 90 जो है बेटा वो कितने के बराबर है, 1। तो यहाँ पे टार्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी R क्रॉस F। तो समझ आई बेटा, टार्क बड़ा बेहतरीन टॉपिक है बेटा, ये लॉन्ग सवाल में आता है, इस बार भी आया था। इस बार जब 2021-22 के पेपर हुए ना उसमें ये टार्क आया हुआ था, 12 नंबर का सवाल आ जाता है। तो बेटा टार्क की समझ आई। कल इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा इंशाअल्लाह इक्विलिब्रियम। इसको बंद करते हैं।